हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक सीरीज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन किया गया है और साथ में कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताऊंगा। लेकिन वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के पहले आप सब्सक्राइब पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया गया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है मैं यहां पर वो बता रहा हूं कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल टी। यहां पर स्मॉल एफ जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और रियल वेरिएबल टी का है और डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहां पर एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं टी वेरिएबल का, एफ ऑफ टी, ये फंक्शन हो गया टी वेरिएबल का, और ये फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो एक रियल नंबर होगा और साथ में यहाँ जो टी वेरिएबल है वो भी रियल है। लेकिन ये सारा रियल नंबर नहीं है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब नॉन नेगेटिव। तो एक हम लोग यहाँ पर फंक्शन कंसिडर किए, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वेरिएबल के लिए डिफाइंड है, मतलब आप रियल फंक्शन कह सकते हैं ये। और रियल फंक्शन जो है वहां पर वेरिएबल टी जो है वो नॉन नेगेटिव है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ एक फंक्शन के बारे में अभी हम लोग लिखे हुए हैं। अब इसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन किया गया ये देखिए कि कंसिडर द फंक्शन कैपिटल एफ। अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ कंसिडर कर रहे हैं ऑफ वेरिएबल पी। ये जो फंक्शन था यहाँ पर, ये फंक्शन था टी का, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो फंक्शन ले रहे हैं ये एफ ऑफ टी था, टी वेरिएबल का फंक्शन था। अब एक न्यू फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल एफ, और वो कौन सा वेरिएबल का है, पी वेरिएबल का। ये पी को आप पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो जरा समझिए कि अब एक न्यू फंक्शन हम लोग कैपिटल एफ ले रहे हैं, वेरिएबल पी का ले रहे हैं, और ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ पी इक्वल टू इस इंटीग्रल से डिफाइन कर रहे हैं। कौन सा इंटीग्रल है ये जरा समझिएगा। हम लोग जो पहले फंक्शन लिए थे एफ ऑफ टी, उस एफ ऑफ टी में ई टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे। अब इस इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आएगा वो एक पी का ही फंक्शन आएगा, उसी फंक्शन को एफ ऑफ पी मानेंगे। अब पी का फंक्शन कैसे आएगा, यहाँ तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो टी के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी तो हट जाएगा, तो पी का ही फंक्शन आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप जरा इसको समझिएगा कि मान लेते हैं हम लोग p इंटू टी इसका होल स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक। अगर इसको 0 से 2 तक t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो t हट जाएगा, p का फंक्शन आएगा। कैसे, ये p का होल स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसको आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो अगर कोई दूसरा वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, उसको हम लोग बाहर कर दिए। अब t स्क्वायर जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, p और t जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब टी स्क्वायर का आप इंटीग्रेट कीजिएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रल 0 टू 2 करना है। अब इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर लिमिट बैठा दीजिएगा 0 टू 2, तो अपर लिमिट बैठाने से आएगा 2 का होल क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 3, 0 पुट करने से 0 आ जाएगा, तो 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। आप देख रहे हैं ये जो है वो एक p का फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पर p जो है एक दूसरा वेरिएबल था जो इंडिपेंडेंट है t से, तो ये p का एक फंक्शन आ गया इसका इंटीग्रल। तो यहाँ पर भी ये डेफिनेट इंटीग्रल था, यहाँ पर भी जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ t तो आपका रियल फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी तो एक p का फंक्शन आएगा, उसी फंक्शन को एफ ऑफ पी कह रहे हैं। लेकिन ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा इसके बारे में समझिए। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। इम्प्रॉपर क्यों, अगर इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी एक लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे आप पढ़िएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। अगर कोई भी लिमिट जो है अगर एक इन्फिनिटी रहे तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है, और इस इंटीग्रल का वैल्यू हमेशा एक डेफिनेट नंबर हो ये जरूरी नहीं होता है, हो सकता है इसका वैल्यू इन्फिनिटी भी आ जाए। तो अब p का कुछ खास वैल्यू अगर रखें, कुछ लिमिट में, कुछ रेंज में हम लोग p का वैल्यू रखते हैं, तब ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जिस्ट करने का मतलब इसका एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा। तो
ये जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो उसी के लिए डिफाइंड करना है जिसमें इसका एक डेफिनेट वैल्यू आवे, मतलब ये एग्जिस्ट करे ये इंटीग्रल p, ऐसा ही हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पर कैपिटल F जो है वो p का फंक्शन मान रहे हैं, लेकिन p वेरिएबल ऐसा ही लेंगे ताकि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाए। इंटीग्रल एग्जिस्ट करने का मतलब इस इंटीग्रल का वैल्यू, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू एक डेफिनेट नंबर आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप फिर से समझिए कि कंसीडर द फंक्शन f ऑफ वेरिएबल p डिफाइंड बाय दिस डेफिनेट इंटीग्रल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट। ये उस सारे p वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा जिसमें ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और इस तरीके से अगर जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, इसी फंक्शन को कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आ रहा है वो p का एक फंक्शन आ रहा है और इसी फंक्शन को कहेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे? इस फंक्शन का स्मॉल f ऑफ t जो फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो देखिए, द फंक्शन f ऑफ p डिफाइंड बाय द इंटीग्रल 1 इज कॉल्ड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन स्मॉल f। स्मॉल f फंक्शन का ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा एंड डिनोटेड बाय, इसको L ऑफ f से डिनोट करेंगे। मतलब क्या हुआ आप जरा समझिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जब इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो न्यू फंक्शन मिल रहा है, ये न्यू फंक्शन को कहेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा? इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो L ऑफ f, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, पढ़ते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f, और ये किसके बराबर आ जाएगा? f ऑफ p के बराबर आ जाएगा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही फंक्शन आएगा। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, आप इसको इस ये f जो लिखा हुआ है f ऑफ t ऐसा भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी, और यहाँ पर f ऑफ p। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f, ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f है वो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल F। यहाँ पर जरा समझिएगा, ये जो है इम्प्लाइज, मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू कैपिटल F ऑफ p। एक चीज का जरा ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक ट्रेडिशन है कि स्मॉल f में, मतलब ये लोअर केस में अगर कोई फंक्शन है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अपर केस से डिनोट करते हैं। ये लोअर केस में है तो इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अपर केस से डिनोट करते हैं। जो भी फंक्शन रहेगा, मान लीजिए ये अगर g का फंक्शन है, g ऑफ t है, g फंक्शन है, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैपिटल G ऑफ p लिखेंगे। यहाँ पर ये होता है t का फंक्शन, और जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एक न्यू वेरिएबल p का फंक्शन बन जाता है। यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाता है। एक चीज का ये याद रखना है कि वेरिएबल चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे हैं फंक्शन, वो फंक्शन है t का, और जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसका हो जाएगा p का फंक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम लोग निकालना है हम लोग को 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा क्या? आप अभी देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन किया गया है। f ऑफ p का क्या डेफिनेशन है? 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt इंटू f ऑफ t dt, यही है ना इसका डेफिनेशन। देखिए, कैपिटल f ऑफ p को इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला हो गया, किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, f ऑफ t का निकालना है, तो f ऑफ t निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे, और ये p का फंक्शन होगा। ऐसे मैं एक 1 का यहाँ पर फिलहाल एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं बाद में भी बताऊंगा कि 1 का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब ये आप कहिएगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये f ऑफ t जो है वो यहाँ पर 1 ले रहे हैं। जिस तरीके से ये फंक्शन f ऑफ t निकाल रहे हैं तो ये 1 हो गया। 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं t टू द पावर 0, t का ही फंक्शन हो गया, और t यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया यहाँ पर 1। अब जरा देखिए, अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कैसे निकाला जाता है? जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसमें e टू द पावर माइनस pt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस pt से, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब इस इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आएगा, अब क्या वैल्यू आएगा जरा समझिए। ये इसका अगर आप इंटीग्रल निकालना चाहते हैं तो e टू द पावर माइनस pt डिवाइडेड बाय माइनस p हो जाएगा, t का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। -1 बाय p को आप बाहर कर दीजिए,
लिमिट यहाँ पर 1/e⁻pt में पुट करना है 0 to इन्फिनिटी। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दे लिमिट, तो 1/e⁻∞, तो 1/∞ हो जाएगा और 1/∞ का वैल्यू होता है 0। 0 पुट करेंगे तो e⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/e⁻0 का वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर p यहाँ पर नेगेटिव होगा तब फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। कैसे, जरा समझिए। p मान लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव है, p का वैल्यू मान लेते हैं -2 है, तो इसका जो लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं 1/e⁻p का वैल्यू मान लेते हैं -2 है, और यहाँ पर लिमिट निकाल रहे हैं 0 to इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ये ऊपर ले जाइए e⁻2t हो जाएगा और 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e⁻∞ का वैल्यू इन्फिनिटी और 0 पुट करने से 0 आ जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा इसका लिमिट का वैल्यू। तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल एग्जिस्ट करने का मतलब डिफिनिट वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ तो ये डिफिनिट वैल्यू नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये डिफाइंड हो रहा है p ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर p ग्रेटर देन 0 रखते हैं तभी डिफिनिट वैल्यू आता है, तो ये क्या आ गया, -1/p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/p आ रहा है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का, अगर 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p आएगा। तो ये एक तरीके से एक फॉर्मूला हो गया। मैं ऐसे इसका फिर दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा था कि किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जब हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये t का फंक्शन होगा, लेकिन जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा वो p का फंक्शन हो जाएगा। देखिए ये t का फंक्शन है, ये आप कह सकते हैं t⁻0 है, तो ये t⁻0 t का फंक्शन रहेगा, उसका जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो क्या आ गया, वो p का फंक्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये p का फंक्शन आ रहा है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जब फंक्शन तो चेंज हुआ ही, एक फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर के दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पर वेरिएबल भी चेंज हो गया। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरीके से मशीन जैसा कार्य करता है, मशीन जैसा काम करता है। आप यहाँ पर एक मशीन ले लीजिए, मशीन में क्या कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप इनपुट डालिए, इनपुट जो डालेंगे वो क्या डालना है, f(t), ये t का फंक्शन होगा, एक फंक्शन डालना है इसमें, और ये मशीन जो है वो काम करेगा और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, f(t) का होगा, और जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पर कैपिटल f(p) निकलेगा। यहाँ पर हम लोग इसमें ये इनपुट डालेंगे f(t) और आउटपुट निकलेगा कैपिटल f(p), मतलब वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। डिफरेंशिएशन वगैरह में वेरिएबल चेंज नहीं होता था, डिफरेंशिएशन भी आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता था, मान लेते हैं कि ये भी एक मशीन जैसा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है ये d/dx है, और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि x² डाल रहे हैं, x² इनपुट डाल रहे हैं, ये x का फंक्शन है, f(x) = x² है। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा था d/dx ऑफ f(x), इसका वैल्यू क्या आ रहा था, यही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही निकल रहा था, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या निकल रहा था, 2x। तो वेरिएबल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा था। इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वहाँ पर भी क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म होता है, एक फंक्शन दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो एक फंक्शन जो है वो दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन पहले जो डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हैं, या फिर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, वहाँ पर वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा था। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि वेरिएबल चेंज हो जाता है, वेरिएबल चेंज हो जाता है मतलब इनपुट हम लोग डालेंगे f(t), और यहाँ पर जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म अपना काम करेगा, इसको ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करने के बाद जो आउटपुट निकालेगा वहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लोअर केस में डालना है और जो निकलेगा वो अपर केस में निकलेगा, यानी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो आएगा लोअर केस वाले फंक्शन का वो अपर केस में। ये ट्रेडिशन है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लिखें, लेकिन ये ट्रेडिशन है कि लोअर केस का फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग अपर केस में लिखते हैं। तो कुछ विशेष नहीं है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अब जो भी मैं बताया हूँ उसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि करना क्या है।
एफ ऑफ टी एक दिया हुआ फंक्शन रहेगा जिसका आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ पर एफ ऑफ टी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, ये रियल वेरिएबल टी के लिए और टी ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, इसके लिए इस फंक्शन एफ ऑफ टी में e टू द पावर माइनस पी ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी तक और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसका जो भी वैल्यू होगा उसी को कहेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म और इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कैपिटल एफ ऑफ p से डिनोट करेंगे, ये p का फंक्शन होगा और p का वही वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये डेफिनिट इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, जिस p के वैल्यू के लिए वही p यहाँ पर हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुछ राइटर जो हैं वो यहाँ पर स्मॉल p लिखते हैं और कुछ राइटर यहाँ पर p के जगह स्मॉल s लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर f ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म को p का फंक्शन बना रहे थे और कुछ राइटर में कुछ बुक में आपको मिलेगा ऐसा कि ये इस तरीके से डिफाइंड होगा e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पर p के जगह आपको s मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल s, इस तरीके से भी मिल सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, ये s सिंबल यूज किया है, s वेरिएबल यूज किया है या p वेरिएबल यूज किया है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आपके बुक में जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शन का हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। जैसे फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई पी वेयर p ग्रेटर देन 0, ये प्रूफ करना है। मैं तो ऐसे प्रूफ किया हूँ लेकिन मैं और डिटेल से यहाँ पर प्रूफ कर दे रहा हूँ, जरा समझिएगा इसको कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है, कैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया गया। सबसे पहले अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन लिख लेते हैं। सिंस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है e टू एफ ऑफ टी में हम लोग e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी तक, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो देयरफॉर अगर हम लोग को 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस पी टी से और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी t के रिस्पेक्ट में। अब इसको, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का निकालने का प्रोसेस होता है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, t टेंस टू यहाँ पर कैपिटल T कर देते हैं, कैपिटल T टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं और ये 0 टू कैपिटल T कर देते हैं, e टू द पावर माइनस पी टी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा इन विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या मतलब हुआ जरा समझिए। इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं t टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर कैपिटल T कर दिए। अब देखिए लिमिट लगाने का मतलब कैपिटल T के जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, कैपिटल T के जगह अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्रॉपर इंटीग्रल निकाला जाता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में लिमिट लगा देंगे, t टेंस टू इन्फिनिटी रहने देते हैं और इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी और माइनस पी से डिवाइड होगा और साथ में लिमिट है 0 टू t। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं तो t टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करने पर यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी कैपिटल T डिवाइडेड बाय माइनस पी और 0 पुट करने पर e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये 1 डिवाइडेड बाय माइनस पी हो जाएगा। अब जरा देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पर इसको नीचे ले आएंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और ये नीचे ले आएंगे तो माइनस 1 बाय पी e टू द पावर स्मॉल p कैपिटल T और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय p। अब लिमिट लगाएंगे तो t के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 बाय इन्फिनिटी 0 होगा। लेकिन e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी तब आएगा जब यहाँ पर इन्फिनिटी पॉजिटिव में हो। अगर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसको तो हम लोग 1 बाय e टू द पावर इन्फिनिटी लिखेंगे। 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैसे केस में 0 आ जाएगा। तो e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, अगर e टू द पावर नेगेटिव आ जाए माइनस इन्फिनिटी हो जाए तब तो फिर वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर e टू द पावर t के जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू आप इन्फिनिटी तब लिख सकते हैं जब ये पॉजिटिव हो।
तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब p पॉजिटिव हो, p पॉजिटिव रहेगा तभी ये आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/∞ कर देंगे, इसका वैल्यू इन्फिनिटी, 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये तब होगा जब p ग्रेटर देन 0 है। तो कितना आ गया यहाँ पर, इसका वैल्यू यहाँ पर 1/p आ रहा है और ये यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। तो एक थ्योरम बन गया, एक फॉर्मूला बन गया कि 1 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/p होता है। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, उसी तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसे 1 का यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखें, कुछ और भी फंक्शन का हम लोग फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूला के आधार पर उसके फार्मूला बेस्ड सवाल फिर हम लोग बनाएंगे आगे, और फिर यहाँ पर कुछ और भी थ्योरम वगैरह है, आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं। ये तो एक 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। अब चलिए दूसरे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। तो सेकेंड रिजल्ट ये है कि t⁴ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को प्रूफ करना है कि Γ(a+1) डिवाइडेड बाय p⁴ होगा। और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होगा a ग्रेटर देन -1 के लिए और p ग्रेटर देन 0 के लिए। t जो यहाँ पर फंक्शन होता है, यहाँ पर जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता है वहाँ पर तो हम लोग t नॉन नेगेटिव लेते ही हैं। डेफिनेशन में हम लोग देख चुके हैं, जिस फंक्शन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वहाँ पर t नॉन नेगेटिव ही होगा। तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। अब देखिए ये यहाँ पर एक गामा आ रहा है। गामा क्या होता है ये देखिए, गामा भी एक इंडेफिनिट इंटीग्रल के इक्वल होता है। इस इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू को ही हम लोग गामा n से डिनोट करते हैं। क्या है यहाँ पर, e⁻ t⁻n−1 को अगर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है उस इंटीग्रल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गामा n कहते हैं। और कुछ रिजल्ट होता है, इसको आप याद रखिएगा कि इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग कहते हैं गामा n। और गामा n+1 इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है n इंटू गामा n। और जरा एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो गामा n डिफाइंड हुआ वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर n का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर n इक्वल टू 0 पुट कर दे मतलब गामा 0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। गामा 0 इन्फिनिटी डिफाइंड किया गया है। और फिर गामा अगर नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, मान लेते हैं -2 पुट कर देते हैं, तो भी इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही होगा, n ग्रेटर देन 0 होगा, कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। और एक रिजल्ट होता है गामा n+1 इक्वल टू n इंटू गामा n, जहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 0 और ये इंटीजर है तो उस समय इसका फॉर्मूला होता है गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये याद रखिएगा, गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। लेकिन ये तब होता है जब यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर हो तब। अगर कोई भी रियल नंबर है पॉजिटिव में तो गामा n+1 इक्वल टू n इंटू गामा n होता है। यहाँ पर ये गामा डिफाइंड तभी होता है जब यहाँ पर आपका 0 से बड़ा नंबर हो, और गामा 0 का वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी, गामा नेगेटिव का नंबर का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर गामा का आपको डेफिनेशन याद रखना है। गामा n इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गामा n इक्वल टू है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻t⁻n−1 dt। अब यहाँ पर इंटीग्रल में कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर t लिखा हुआ है, t की जगह अगर आप u भी लिखेंगे तो भी गामा n ही आएगा। यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लोग t की जगह u भी पुट कर सकते हैं, u⁻n−1 du। अगर वेरिएबल यहाँ पर चेंज करके u कर देंगे तो भी इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू गामा n ही होगा। तो यहाँ पर कैसे प्रूफ करते हैं, जरा इसका प्रूफ आप समझिए। हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁴ इक्वल टू कैसे निकलता है किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उस फंक्शन में t⁴ में e⁻pt से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को इसका हम लोग कहेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट कर रहे हैं p इंटू टी इक्वल टू u। तो इम्प्लाइज यहाँ से p रहने देते हैं और dt इक्वल टू हो जाएगा du। तो इम्प्लाइज dt का वैल्यू हो जाएगा 1/p इंटू du। अब देखिए यहाँ से देयरफॉर
लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, पी टी के जगह हम लोग u लिख सकते हैं, और t के जगह क्या होगा, t का वैल्यू यहाँ से u डिवाइडेड बाय p हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय p टू द पावर a, और dt के जगह 1 डिवाइडेड बाय p du। अब ये p टू द पावर a इंटू p टू द पावर 1, p टू द पावर a प्लस 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग बाहर कर देते हैं, ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल u है, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो p टू द पावर a और p का पावर 1, p टू द पावर a प्लस 1, इसको इंटीग्रल से हम लोग बाहर कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है e टू द पावर माइनस u, और यहाँ u टू द पावर a बच रहा है, u टू द पावर a, ये तो हम लोग बाहर कर चुके हैं, और यहाँ पर du। अब ये गामा फंक्शन में आप कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं जरा आप समझिए। 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर a प्लस 1 रहने देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी रहने देते हैं, e टू द पावर माइनस u। इसमें क्या करते हैं, u में पावर में 1 ऐड कर देते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जरा आप देखिए, ये इस फॉर्म में आ गया, ये जो इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्म में, और इसी को कहते हैं गामा, हम लोग कहते हैं गामा n कहते हैं इसको। तो क्या इसी में है, यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या है, n के जगह a प्लस 1 है, तो n के जगह a प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा गामा a प्लस 1। देखिए मैं यहाँ पर बताया हूँ ना कि इसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को गामा n कहते हैं, e टू द पावर माइनस यू टू द पावर n माइनस 1, e टू द पावर माइनस यू टू द पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है, इसी को गामा n कहते हैं। तो सेम है, आप कंपेयर करके देख लीजिए, सिर्फ n के जगह है यहाँ पर a प्लस 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा गामा a प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर a प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा a प्लस 1। अब जरा देखिए, गामा जो है हम लोग डिफाइन किए थे गामा n, तो उसमें से n क्या होता था, n हम लोग पॉजिटिव लेते थे। अगर n नेगेटिव लिया जाए या फिर अगर 0 लिया जाए तब तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता था। तो यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, तो इसीलिए a प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और साथ में p भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर p 0 कर देते हैं तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन होगा क्यों, इसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसके बारे में देखिए जरा समझिए कि ये जो t के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि t क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो t तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, pt इक्वल टू u है ना, यहाँ पर pt इक्वल टू u है, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और u भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा u, क्योंकि ये जो गामा n डिफाइंड किया गया, इसी को हम लोग गामा a प्लस 1 लिखें, तो जो गामा फंक्शन डिफाइंड होता है वहाँ पर u जो फंक्शन होता है, u जो वेरिएबल होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए गामा n किसको कहते थे, गामा n तो हम लोग इसको कहते थे 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt, तो जो वेरिएबल है t यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर गामा इसको लिखे हुए हैं, गामा u लिखे हुए हैं, गामा a प्लस 1, तो जो वेरिएबल है यहाँ पर u वो भी पॉजिटिव होगा। अब जरा समझिए, u पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, जबकि ये तो पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए p भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंस pt इक्वल टू u इम्प्लाइज p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 करने के बाद ये 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये डिफिनिट वैल्यू नहीं आएगा। तो डिफिनिट वैल्यू लाने के लिए 0 नहीं ले सकते हैं, p का वैल्यू हम लोग को ग्रेटर देन 0 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आ गया, देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर a इक्वल टू, इस t टू द पावर a का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया गामा a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडेड बाय है, और p टू द पावर a प्लस 1, ये गामा है। लेकिन ये जो डिफाइंड हुआ है उसमें से दो चीज़, यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा, और फिर p क्या होगा, p जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तभी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो एक फॉर्मूला हो गया ये,
हम लोग दो फॉर्मूला अभी देखे हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। एक तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 देखें, ये 1/p आया, और एक देखें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर a, ये क्या आया, गामा a प्लस 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर a प्लस 1। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या था, p ग्रेटर देन 0। इसके लिए कंडीशन क्या आया, a ग्रेटर देन -1 और p ग्रेटर देन 0। चलिए ये दो हम लोग देख चुके हैं, दो एलिमेंट्री फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एलिमेंट्री फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। तो अब आगे हम लोग देख रहे हैं t टू द पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1, जहां n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर होगा, और 0 भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी इंटीजर होगा, और p जो है वो ग्रेटर देन 0। कैसे इसको प्रूफ करते हैं, अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को निकालना है t टू द पावर n का, तो इसका फॉर्मूला होता है, जिसका भी निकालना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस pt से उस फंक्शन में, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी और t के रिस्पेक्ट में, इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग अप्लाई करते हैं, तो पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट pt इक्वल टू u, यहाँ से p इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा du, और यहाँ से फिर dt का वैल्यू निकल जाएगा, dt का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय p इंटू du। तो अब देखिए 1 में 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इम्प्लाइज, देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा, ये लिमिट अगर हम लोग t का वैल्यू 0 पुट करें तो u का भी वैल्यू 0 ही आएगा, और t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो u का भी वैल्यू इन्फिनिटी, तो लिमिट तो वही रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। और e टू द पावर माइनस pt के जगह हम लोग u लिख सकते हैं, और t के जगह क्या लिख सकते हैं, t का वैल्यू यहाँ से u बाई p हो जाएगा, u डिवाइडेड बाई p, और टू द पावर n, और dt का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई p du। अब देखिए ये p का पावर n और p टू द पावर 1 बाई p टू द पावर n प्लस 1, ये तो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेट करना है अब e टू द पावर माइनस u, और u का पावर n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं u का पावर n प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पर du रहने दीजिए। हम लोग क्या किए, u का पावर n जो है उसमें 1 ऐड कर दिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये गामा फंक्शन हो जाएगा, तो गामा फंक्शन से इसको हम लोग लिख सकते हैं p टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा गामा n प्लस 1। अब इसमें n प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 रखें या नेगेटिव रखें तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो फिर इसका डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगा। डेफिनेट वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और p भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों 0 होगा उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी काम करना है। जैसे मैं क्या बताया कि t तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, जब भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो t जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और साथ में u भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हम लोग गामा फंक्शन लिखे हैं, गामा फंक्शन में u ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए p यहाँ पर हम लोग माने हैं p t इक्वल टू u, p t इक्वल टू u, t यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, u भी आपका पॉजिटिव है, तो p को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। p अगर नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव तो आएगा नहीं, ये पॉजिटिव रहे और ये भी पॉजिटिव है तब ना प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर p का वैल्यू इम्प्लाइज p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 नहीं होगा, इसके पीछे रीजन 0 नहीं होगा क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगा, इसका डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए, तो इसीलिए p यहाँ पर 0 के बराबर भी हम लोग नहीं रखेंगे। अब देखिए n जो है, सपोज कर लेते हैं n का वैल्यू, यहाँ तो कह रहा है कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, इसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। देखिए ये गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ से n को क्या लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन -1 हो जाएगा और p ग्रेटर देन 0। अब n -1 से बड़ा हम लोग इंटीजर लेते हैं, अगर n इंटीजर लेंगे तो गामा n प्लस 1 का वैल्यू होगा गामा n प्लस 1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n होता है, लेकिन ये तब होता है जब n इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर n प्लस 1 जो है, अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तब ये इसका वैल्यू हम लोग फैक्टोरियल n लिख सकते हैं।
तो देखिए ये 0 से बड़ा होगा, n+1 0 से बड़ा। और हम लोग अगर इंटीजर ले लें, n का वैल्यू क्या लेते हैं, n का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो हम लोग इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए लेट n इक्वल टू, अगर हम लोग 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो देन उस समय गामा n+1 को क्या लिख सकते हैं, गामा n+1 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। और जब फैक्टोरियल n लिखेंगे तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, t⁴n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर t⁴n है, t⁴n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया है। गामा n+1 को फैक्टोरियल n लिख जाएंगे और p⁴n+1, यानी कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p⁴n+1। इसमें से n का वैल्यू हम लोग क्या लिए हुए हैं, ये लिए हुए हैं, उसको तो नहीं लिखते हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। और p जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इससे आप किसी भी t के इंटीग्रल पावर का, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का या 0 पावर का आप निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको निकालना है t⁴ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कैसे निकालेंगे, t⁴n का होता है फैक्टोरियल n, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाय p⁴n+1, मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा, जहाँ पर p क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो t³ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल 3/p⁴। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह का फॉर्मूला होता है वैसे इसको याद रखना है। किसी भी पावर का निकाल सकते हैं। मान लीजिए t⁵ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय p⁶। जितना पावर यहाँ पे, जितना पावर था उससे एक अधिक होता है पावर, तो पावर 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। अब आगे चलिए एक और हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। 4th नंबर में बता रहा हूँ, 4th नंबर में प्रूव करना है। देखिए प्रूव दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस ए, जहाँ पर सॉरी s नहीं, यहाँ पर p माइनस ए, और जहाँ पर p ग्रेटर देन a होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया e⁴at का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। चलिए इसका प्रूफ हम लोग कर लेते हैं। प्रूफ जो है वो बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग को इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, e⁴at में e⁻−pt से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है, और 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। जिस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसमें e⁻−pt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है। इसी इंटीग्रल को कहेंगे हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो भी वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो e⁻a−p, और हम लोग t कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर dt। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल आप ऐसा कीजिए, इंटीग्रेट करने के पहले इसको ऐसा लिख जाते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और इंटीग्रल 0 टू t e⁻a−p, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने का ये रूल होता है, इन्फिनिटी अगर लिमिट है तो यहाँ इन्फिनिटी की जगह t लगा दिए और यहाँ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं। अगर ये लिमिट लगाते हैं, t की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो यही इंटीग्रल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी रहने देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो e⁻a−p इंटू t डिवाइडेड बाई t का कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर है 0 टू T। अब अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करने से क्या होगा, e⁻a−p इंटू T, और ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/a-p को हम लोग बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर T पुट कर दिए और 0 पुट करते हैं, तो e⁻0 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ लिमिट लगाना है। ये यहाँ पर t नहीं है, इसको भी लिमिट के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि t रहता तो लिमिट के बाद लिखते, लेकिन ये t नहीं है, इसमें लिमिट तो लगेगा नहीं, तो इसको हम लोग पहले लिख जाते हैं 1 डिवाइडेड बाई a-p, और यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी रहने देते हैं। इसको क्या कीजिए, नीचे ले आइए, तो नीचे लाने के बाद क्या होगा जरा इसको समझिएगा, e⁻p-a कर सकते हैं यहाँ पर, और ये 1 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। क्यों, a-p था, जब नीचे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग p-a कर दिए। अब ये 1/a-p रहने देते हैं, और यहाँ पर लिमिट, अब लिमिट पुट कर देते हैं, t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा,
और ये 0 माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई पी माइनस ए। लेकिन ये p माइनस ए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इम्प्लाइज p ग्रेटर देन a। तो यही प्रूव करना था, यही एक फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आज कुछ फार्मूला पढ़े हैं और कुछ फार्मूला जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और भी कुछ फार्मूला बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।